हेलो, सभी को नमस्कार। बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का स्वागत है। मैं CL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम MA फाइनल इकोनॉमिक्स के कंपलसरी पेपर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के सेकंड जो हमारा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले अध्याय के अंतर्गत हमने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देश या कोई भी देश क्यों करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या नुकसान है के बारे में अध्ययन किया था। यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख सिद्धांत, जो क्लासिकल सिद्धांत हैं या आधुनिक सिद्धांत हैं, उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य रूप से 4 सिद्धांत हैं। पहला है एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत, दूसरा है रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, तो तीसरा है प्रोफेसर हेवल का औसत लागत सिद्धांत, और चौथा है आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, जिसे हम हेक्सर-ओहलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे 4 सिद्धांत हैं जिनका हम इस अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आगे के चैप्टर्स में, आगे अध्याय में अध्ययन करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। यानी कि हमारा जो सिलेबस है वो राजर्षि भर्तृहरि विश्वविद्यालय का सिलेबस है। हम पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे अध्यायों का अध्ययन या पूरे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की जो हमारी बुक है उसका अध्ययन हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे। तो इसी क्रम में हम पहले देखते हैं निरपेक्ष लागत सिद्धांत। मतलब कि प्रोफेसर एडम स्मिथ एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन से इकोनॉमिस्ट थे? जो अर्थशास्त्र की शुरुआत से सन 1776 में सबसे पहले हमने पढ़ा कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र का, जिसका अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है, जो वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिखी थी, तो वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। तो एडम स्मिथ जो सिद्धांत था उसके सिद्धांत को हम निरपेक्ष लागत का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम निम्न बिंदुओं के आधार पर इस सिद्धांत का वर्णन करेंगे। पहले सिद्धांत की व्याख्या, फिर इसकी मान्यताएं, फिर हम इस चीज को तालिका के द्वारा, टेबल के द्वारा हम स्पष्ट करके देखेंगे कि व्यापार से क्या लाभ होता है दोनों देशों को, कितना लाभ होता है। इस तालिका के द्वारा हम इस बात का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिद्धांत की व्याख्या देखते हैं। एडम स्मिथ ने बताया कि प्रत्येक देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए जिसमें वह अन्य देशों की तुलना में निरपेक्ष रूप से लाभ की स्थिति में है। यानी कि एडम स्मिथ का सिद्धांत सिर्फ इसी में टिका हुआ है। एक लाइन में सिद्धांत की व्याख्या है कि प्रत्येक देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए जिसमें वह अन्य देश से निरपेक्ष रूप से लाभ की स्थिति में है। ये सिद्धांत की व्याख्या है। और एडम स्मिथ ने क्या क्या मान्यताएं मानी? यानी कि उसने माना कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। उसने ये माना कि जो लेबर है उत्पादन का केवल एकमात्र साधन श्रम ही है। दूसरा, केवल 2 देश जो है वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल हो रहे हैं। अर्थात यह जो सिद्धांत है 2 देशों के मॉडल पर आधारित है और केवल 2 ही वस्तुओं को शामिल किया गया है। 2 देश और 2 वस्तु का मॉडल है। परिवहन लागतों का अभाव, यानी कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उनको अवॉइड किया गया है। परिवहन लागतों का अभाव, यानी कि रिकार्डो ये मानता है, एडम स्मिथ ये मानता है कि परिवहन जो लागत है वो नहीं आती है देशों के मध्य व्यापार के, उनको शामिल नहीं किया जाता है। पैमाने की स्थिर प्रतिफल, यानी कि पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल को इसमें माना गया है। हम जानते हैं कि पैमाने के 3 प्रतिफल होते हैं। पैमाने के वर्तमान प्रतिफल, हास्यमान प्रतिफल, स्थिर या समान प्रतिफल। तो यहाँ इस एडम स्मिथ ने पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत सिद्धांत की व्याख्या की है। और नेक्स्ट मान्यता है साधनों की गतिशीलता का अभाव, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधन गतिहीन है। इसका मतलब क्या है? गतिशीलता का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर गतिशील होना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी उत्पादन जो साधन श्रम है वो एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकता है, गतिहीन है वो। ये रिकॉर्ड में माना कि साधन जो है वो गतिशील नहीं है। जिस देश में जो साधन पाया जाता है वो वही उत्पादन करता है। सपोज कीजिए एक कंट्री ऐसा है जहाँ श्रम बहुत अधिक है, हालांकि वहाँ श्रम उस देश से बाहर ले जाएगा, वही श्रम उत्पादन में शामिल होगा, जिस कारण से उसकी अधिक होगी तो कीमत कम हो जाएगी। जो देश पूंजी प्रधान देश है वहाँ पूंजी अधिक पाई जाएगी तो वहाँ पूंजी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन वो जो पूंजी है वो पूंजी दूसरे देश में जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधनों की गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। ये सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं हैं। अब जो हमने सिद्धांत पढ़ा है, सिद्धांत की व्याख्या की है कि निरपेक्ष लागत का सिद्धांत, इस सिद्धांत को हम तालिका से स्पष्ट करेंगे। यानी कि दोनों देशों के पास जो 2 देश व्यापार, हम 2 देश और 2 वस्तुओं के मॉडल पर आधारित सिद्धांत है। और हम इस सिद्धांत में देखेंगे कि दोनों देशों के पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों को प्रयोग करने से उत्पादन से पहले क्या स्थिति थी, उत्पादन के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाद में क्या स्थिति थी, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है, इस बात करते हैं हम तालिका के द्वारा स्पष्ट करके देखेंगे। ये हमने एक तालिका बनाई है।
इसमें रखा व्यापार से लाभ में, यानी कि ये व्यापार से पहले की स्थिति है, व्यापार से पहले की स्थिति है। यानी कि इस स्थिति में हमने एग्जाम्पल ये 20-10 ऐसा क्यों लिया, ऐसे से नहीं लिया। रखिए इस सिद्धांत के अंतर्गत एडम स्मिथ जो कहा कि प्रत्येक देश को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें वह निरपेक्ष रूप से लाभ की स्थिति में है। तो यानी कि इस तालिका के अंतर्गत जो हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा जो उदाहरण है, इस एग्जाम्पल में हमने ये माना है कि देश ए जो हमारा है, कंट्री ए, वो वस्तु एक्स के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ की स्थिति में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस देश में एक्स वस्तु सस्ती उत्पादित हो रही है, यानी कि वहां की तकनीकी अच्छी है। कुछ ही मान लीजिए कि ये देश जो ए है वो एक्स वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ की स्थिति में है। अर्थात जब हम समान लागत पर, फॉर एग्जाम्पल यहां ले रखा है, उतने ही साधन, उतने ही हम तकनीकी प्रयोग करेंगे तो यानी कि वस्तु एक्स का उत्पादन 20 इकाई के बराबर होगा, और समान लागत पर और समान उत्पादन की साधनों की मात्रा पर वस्तु वाई का उत्पादन करेंगे, उत्पादन 10 इकाई के बराबर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वस्तु उत्पादन में ये देश विशिष्टता रखता है। विशिष्टता का मतलब क्या है? दक्षता है इसकी। दक्षता का मतलब क्या है? कि वो कम लागत पर अच्छा उत्पादन कर रहा है। ठीक है, इस कारण से देश वस्तु एक्स के उत्पादन में लागत कमा रही है, अर्थात उत्पादन ज्यादा हो रहा है। वस्तु वाई जो हमारी है इसमें लागत अधिक आ रही है, अर्थात उत्पादन कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस तालिका में हमने देखा कि देश जो हमारा ए है वस्तु एक्स के उत्पादन में, और हमारा देश बी है वस्तु वाई के उत्पादन में विशिष्टता रखता है। ठीक है, देश बी में भी सेम स्थिति है, वस्तु एक्स का उत्पादन करेगा, 10 के बराबर उत्पादन होगा, उतने ही साधन, उतनी लागत पर उत्पादन होगा, वाई वस्तु करेगा तो 20 के बराबर उत्पादन होगा। अब एडम स्मिथ ये मानता है यानी कि, और ये दोनों देश यानी कि दोनों कंट्री मिलकर व्यापार से पहले अगर कुल उत्पादन करते हैं तो कितना होगा? एक्स वस्तु का 20 और 10 कितना होगा? 30। वाई कितना होगा? 10 और 20 30। यानी कि अगर दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करते हैं और व्यापार से पहले दोनों देश मिलाकर एक्स वस्तु का उत्पादन करते हैं तो 30 इकाई होगा, वाई वस्तु का उत्पादन करेंगे तो 30 इकाई होगा। अब हम देखते हैं, जैसे इसमें एडमिशन बताया, दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा एडम स्मिथ बताते हैं कि जिस वस्तु के उत्पादन में जिस देश को निरपेक्ष रूप से लाभ प्राप्त है वह देश उसी वस्तु का उत्पादन करे। तो यानी कि देश जो ए है वो केवल वस्तु एक्स का उत्पादन करेगा, यानी कि पहले जो 20 का उत्पादन कर रहे थे और इतने ही साधन, इतनी लागत से वस्तु वाई का उत्पादन कर रहा था जो महंगी वस्तु उत्पादित हो रही, अब वो वाई वस्तु के सारे साधनों को वह एक्स में लगा देगा तो एक्स का उत्पादन कितना हो जाएगा? 40, तो वाई कितना हो जाएगा? 0, यानी कि वाई का उत्पादन बंद कर देगा। देश बी, क्योंकि हम जानते हैं कि वह वस्तु वाई के उत्पादन में विशिष्टता रखता है, तो ये अपने सारे जो ये एक्स वस्तु के उत्पादन के साधन जो लागत थी उन सबको वह वाई वस्तु पर लगा देगा, इसका उत्पादन कितना करेगा? 40 करेगा। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद अर्थात दोनों देश मिलकर, यानी कि दोनों देश मिलकर कितना उत्पादन करते हैं? एक्स का कितना उत्पादन होगा? 40, कितना होगा? 40। तो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहले जहां दोनों देश मिलकर वस्तु एक्स का 30 इकाई के बराबर उत्पादन कर रहे थे, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद में दोनों देश मिलकर 40 इकाई उत्पादन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से वाई वस्तु के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहले दोनों देश मिलकर 30 इकाई का उत्पादन कर रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद दोनों देश मिलकर 40 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। लाभ कितना कितना होगा पर वस्तु पर कैंडिडेट को हमें देख लेते हैं। देश जो ये वस्तु एक्स है, ये इसका 20 उत्पादन बढ़ा है, इसका -10, ये -10 और +20, कुल मिलाकर ये प्लस, यानी कि एक्स और वाई दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। इसलिए हम एडम स्मिथ के अनुसार हमने पाया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ है। लेकिन ध्यान रखिए इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं, यानी कि मैंने बताया कि सिद्धांत कुछ मान्यताओं को मान के चलता है, तो उन मान्यताओं पर हम अक्सर देखते हैं कि जो उसकी एजम्पशंस जो होती हैं उन एजम्पशंस के आधार पर ही हम उसकी आलोचनाएं करते हैं। तो इस सिद्धांत की जो मान्यताएं थी उन मान्यताओं के आधार पर इसकी आलोचनाएं भी है। इसमें कौन सा है? यानी कि यह देश जो है, यह है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है, यह केवल 2 देश और 2 वस्तुओं के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, यानी कि इसमें केवल 2 ही देश शामिल हैं, 2 से अधिक देशों शामिल नहीं करते। अतः 2 से अधिक देशों का जब हम एग्जाम्पल देखेंगे या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करेंगे तो इसके अंदर हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि किसी देश को यदि मान लीजिए किसी देश को एक भी वस्तु के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है, यानी कि कोई देश ऐसा है जो दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से हानि की स्थिति में है किसी दूसरे देश से, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में भी यह मॉडल सही नहीं है। तीसरा क्या है? ध्यान रखिए अविकसित देश और पिछड़े देश, ध्यान रखिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर भी अपने देश में
व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। क्यों? अपने भुगतान संतुलन को पक्ष में करने के लिए। यानी कि अगर वो आयात करेंगे, निर्यात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो क्या होगा? देश की जो मुद्रा बाहर चली जाएगी, तो देश किसी और पर डिपेंड हो जाएगा। ये उस देश के लिए बहुत घातक है, बाकी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक भी है, और ध्यान रखिए बाकी भुगतान संतुलन के लिए नुकसानदायक है। इसलिए मजबूरी में देश, ध्यान रखिए अल्पविकसित और पिछड़े देश थे, उनके पास अच्छी तकनीक नहीं होती हुई भी अपने प्राकृतिक संसाधनों का या ऐसी वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करेंगे जिनमें वह है, जिससे कि भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में कर सके। ये इसकी आलोचना है। दाना कि मुख्य रूप से यह सिद्धांत हमने अध्ययन किया कि यह दो देशों के और दो वस्तुओं के मॉडल पर आधारित है, और इसके अंतर्गत केवल तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो सकता है जब जो हमारी जो कंट्री है वो दूसरे देश से किसी एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से लाभ की स्थिति में है। सपोज कीजिए कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लाभ की स्थिति में है और कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हानि की स्थिति में है, तो इस सिद्धांत के अनुसार वो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इस जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए जो हमारा रिकार्डो है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे। रिकार्डो है, इसने सिद्धांत दिया था तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। ध्यान रखिए, रिकार्डो भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री था, क्लासिकल थ्योरी कहते हैं इसको भी। तो इसमें जो सिद्धांत दिया था उसे हम तुलनात्मक लागत सिद्धांत कहते हैं, जिसका हम नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।